हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है संजय गेउट और मैं आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो, अपन चर्चा कर रहे थे एग्रीकल्चर को लेके। तो एग्रीकल्चर की 2 दिन से क्लास नहीं आई, तो आप भी संडे वनडे का रेस्ट कर लिया होगा। आज फिर अपनी क्लास सही है, तो अपन क्लास रेगुलर रहेगी, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं। अब आप समझते हो कि कारण कौन से होते हैं, तो उस कारणों की वजह से क्लास नहीं आ पाई। अभी क्लास अपनी कंटिन्यू रहेगी। जैसा कि अपन चर्चा कर रहे थे पहले वाली क्लास के अंदर कि जनरल एग्रीकल्चर जो भी क्वेश्चन बन सकता है, जो मान लो कोई सी भी क्रांति हो, किसी से भी संबंधित, तो अब भी अपन सिर्फ जनरल एग्रीकल्चर पर चर्चा कर रहे हैं। अब आगे अपन जो भी क्लासें आएगी अपनी, वो आएगी अपने जैसे कोई टॉपिक से संबंधित आ जाएगी। मैं आपको टॉपिक भी मेंशन कर दूंगा। अभी अपना यहाँ पर चल रहा है जनरल एग्रीकल्चर, तो अगली जो भी क्लास आएगी ना, अभी अपना सामान्य एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। अभी आगे वाली आने वाली क्लास, उसके अंदर अपना कोई भी चैप्टर रह सकता है। मान लो सिंचाई संबंधित आ सकता है, मृदा से संबंधित आ सकता है, और भी कोई टॉपिक हो जो आप अगर आप चाहते हो कि उससे संबंधित आए, तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो कि सर इस टॉपिक के ऊपर आप 10-5 क्वेश्चन जो भी पहले आप पहुंचे गए हैं उनको आप क्लास बना दो, तो उसकी भी अपन क्लास बना देंगे। तो आज अपन चर्चा करते हैं। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और देखते रहिए लक्ष्य क्लासेस किस चैनल पर। चलो चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। देखो, आज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहे हैं कि नीली क्रांति का संबंध है। क्या पूछ रहे हैं कि नीली क्रांति का संबंध है, तो किससे है? अरे ये क्रांतियां तुमको एक एक याद हो गई होगी। क्रांतियों को तो मैं जब से अपनी फर्स्ट क्लास में जनरल एग्रीकल्चर की, तब से बता रहा हूँ कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। क्योंकि क्रांतियां चलाई गई थी कोई भी फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो वो क्रांतियां किससे संबंधित है ये पता होना चाहिए आपको। देखो, नीली क्रांति का संबंध है, पहले आपको पता होना चाहिए कि मसाला उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। तो मसाला उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है बेटा? बादामी। कौन सी क्रांति? बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। दूसरी कौन सी है? मुर्गी पालन। मुर्गी पालन से संबंधित अपने सिल्वर क्रांति। कौन से बेटा? सिल्वर। कौन सी? सिल्वर। सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? मुर्गी पालन से। किससे संबंधित? मुर्गी पालन से। वेरी गुड। देखो नेक्स्ट कौन सा है? अरे तेल तो तुमको बता रखा है। तेल ये उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? कौन सी क्रांति संबंधित है बेटा? पीली क्रांति। कौन सी क्रांति? पीली क्रांति। ये किससे संबंधित है? तेल उत्पादन से संबंधित है। समझे? तिलहन उत्पादन भी आ सकता है या तेल उत्पादन भी आ सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है अपने सरसों। कौन करती है? सरसों। सरसों का बोटिकल नाम क्या होता है? ब्रेसिका जुन्सिया। क्या होता है बेटा? ब्रेसिका जुन्सिया। देखो, नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति संबंधित है बेटा अपने किससे? मछली उत्पादन से। किससे संबंधित है बेटा? मछली उत्पादन से। तो अपना यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर ए। कौन सा हो जाएगा बेटा? आंसर नंबर ए। क्वेश्चन का था नीली क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति का संबंध है, और वो किससे संबंधित है? वो अपने मछली उत्पादन से संबंधित। देखो, अपने को वो फल उत्पादन से, फल उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित थी? सुनहरी क्रांति। कौन सी क्रांति? सुनहरी क्रांति। अगर वही पूछ ले तुमको कि खाद्यान्न उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित थी? अपने हरित क्रांति। कौन सी क्रांति बेटा? हरित क्रांति। और यहीं पर लिखना चाहो तो एक और ऐड कर लो, श्वेत क्रांति, क्योंकि इसका क्वेश्चन अब तुम्हारे नहीं आया है। कौन सी क्रांति बेटा? श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये अपने दुग्ध उत्पादन से संबंधित। किससे बेटा? दुग्ध उत्पादन से संबंधित। यहां तक समझ में आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? नीली क्रांति का संबंध। और किससे बेटा? मछली उत्पादन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे तुम्हारे एनिमल से क्वेश्चन आया। ये वो क्वेश्चन है जो भी टेस्ट हुआ था हमारे यहाँ पर, ऑफलाइन टेस्ट हुआ था। उसके अंदर 15 क्वेश्चन आए थे एग्रीकल्चर के, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, और वो 5 क्वेश्चन को अगली क्लास के अंदर लेके आऊंगा। ताकि कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि टेस्ट देना जरूरी है। किसी भी चीज को एनालिसिस करने के लिए टेस्ट बहुत जरूरी है। और लक्ष्य क्लासेस देवली के अंदर हर चैप्टर के बाद में टेस्ट होता है, जिसके अंदर बच्चे को पता लगता है कि टॉपिक से पहले कौन से क्वेश्चन पूछा गया है और कहां से पूछा जा सकता है। क्योंकि उसका अनुमान तभी लगा सकते हैं जब वो अपने पिछले वाले क्वेश्चन पूछेंगे। अगर मान लो बच्चे को पता ही नहीं होगा कि इस चैप्टर में से पहले क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, तो उसकी इतनी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएगा। तो लक्ष्य क्लासेस के अंदर यह कहा जाता है कि जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद में उसका टेस्ट करवाया जाता है। और अभी जो टेस्ट हुआ था उसके साथ आपकी क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखो इसमें से सेकंड क्वेश्चन कौन सा कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि थार पारकर किस पशु की नस्ल है? थार पारकर किस पशु की नस्ल है? गाय की, भैंस की, बकरी की, भेड़ की? किसकी नस्ल है बेटा थार पारकर? बताओ, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट कर दो। गाय की है, बकरी की है, भैंस की है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, थार पारकर किसकी नस्ल है? जल्दी से कमेंट करो। देखो, गाय, गाय का बॉटनिकल नाम क्या होता है? गाय का जूलॉजिकल नेम होता है बेटा बुबेलस। गाय का होता
गाय का बोटनिकल नेम होता है बेटा बोस इंडिकस। क्या होता है बेटा? बोस। दो होती है देखो गाय, एक तो होती है विदेशी और एक होती है देशी। अपन चर्चा कर रहे हैं देशी में, तो उसका नाम हो जाएगा बोस इंडिकस। अगर कोई विदेशी पूछे तो इसका क्या रहेगा? बोस टोरस। भैंस का होता है बेटा जूलॉजिकल नेम होता है बुबेलस बुबेलिस। बुबेलस बुबेलिस। बुबेलस बुबेलिस, ये किसका बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम है? ये अपना भैंस का। देखो बकरी का जूलॉजिकल नाम क्या होता है? बकरी का होता है बेटा केप्रा हिरकस। क्या होता है बेटा? केप्रा हिरकस। ये किसका जूलॉजिकल नेम है? बकरी का। अगर आपको पूछ ले भेड़ का, तो भेड़ का क्या होता है? ओविस एरिस। क्या होता है बेटा? ओविस एरिस। ये किसका होता है? भेड़ का। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या था कि थार पारकर किस पशु की नस्ल है? बेटा थार पारकर किसकी नस्ल है? थार पारकर बेटा किसकी नस्ल है? गाय की। कौन सी नस्ल है? गाय की। और ये गाय को अलग अलग आधार पर बांटा गया है। इसके आधार पर दुग्ध उत्पादन के आधार पर दुधारू, द्विकाजी, भारवाही। कितनी बेटा है? 3 प्रकार से, दुधारू, द्विकाजी और भारवाही। तो थार पारकर कौन सी नस्ल है? थार पारकर अपनी द्विकाजी नस्ल है। कौन सी नस्ल है बेटा? द्विकाजी। कौन सी है? द्विकाजी नस्ल। अपना यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग होता है? तो किस रंग का टैग होता है? देखो बीज कितने प्रकार के होते हैं बेटा? बीज होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 5 प्रकार के। लेकिन भारत के अंदर कितने प्रकार के बीज पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं बेटा 4 प्रकार के। कितने प्रकार के बेटा? 4 प्रकार के। एक कौन सा बीज नहीं पाया जाता सर? एक बीज नहीं पाया जाता, इसका नाम है पंजीकृत बीज। कौन सा बेटा? पंजीकृत बीज। इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड सीड। ये अपने कहां पर नहीं पाया जाता है? भारत के अंदर। भारत के अंदर कितने बीज पाए जाते हैं? सिर्फ 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के तुम्हारे भी सामने बता दूंगा कि कौन कौन से बीज होते हैं। देखो इसमें से क्या पूछ रहा है कि प्रमाणित बीज होता है। देखो एक होता है न्यूक्लियस सीड, एक होता है ब्रीडर सीड, एक होता है फाउंडेशन सीड और एक होता है सर्टिफाइड सीड। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा बीज है जिस पर टैग लगा होता है। देखो अलग अलग बीज पर अलग अलग रंग का टैग लगा होता है। तो किसका पूछ रहा है बेटा? प्रमाणित बीज का। देखो सफेद, यहाँ पर अपने पास सामने सफेद नाम आया है। तो सफेद टैग रंग का जो टैग वो कौन से बीज पर लगा होता है? वो लगा होता है बेटा आधार बीज पर। कौन से बीज पर बेटा? आधार बीज पर। अगर तुमसे पूछ ले कि आधार बीज पर कौन सा टैग लगा होता है, तो आधार बीज पर कौन सा टैग लगा होता है बेटा? सफेद रंग का। देखो दूसरा देखा नीला। अरे नीला किस पर लगा होता है? प्रमाणित बीज पर। किस पर लगा होता है बेटा? प्रमाणित बीज पर। अगर वही पूछ ले आपको कि सुनहरा 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 पीला किस पर लगा होता है? सुनहरा पीला होता है बेटा प्रजनक बीज पर। कौन से बीज पर बेटा? प्रजनक बीज पर। इस पे आगे नहीं लिखा हुआ है, लिख लो तुम सुनहरा पीला। और ये कौन से उस पे होता है? प्रजनक बीज पर। देखो प्रमाणित बीज पर कौन सा आ गया? नीला। आधार बीज पर कौन सा आ गया? सफेद। और प्रजनक बीज पे कौन आ गया? सुनहरा पीला। अरे एक बीज पे क्या होने पास जिसका नाम है न्यूक्लियस सीड, उसको बोलते हैं मूल केंद्रक बीज। उस पर किसी भी प्रकार का टैग नहीं होता है। और सबसे शुद्ध बीज कौन सा होता है? न्यूक्लियस सीड। तो अपने यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो कौन सा होता है बेटा? नीला। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वायु शरण का प्रकार नहीं है। देखो शरण 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो होता है जल के द्वारा और एक होता है वायु के द्वारा। जैसे ऐसे अगर शुरू से इसको क्लासिफिकेशन करें ना, तो मर्दा शरण होता है ना, वो 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम 2 प्रकार से होता है, एक तो जल के द्वारा और एक वायु के द्वारा। वायु के द्वारा कितने प्रकार से होता है बेटा? 3 प्रकार से। तो अपने यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वायु शरण का प्रकार नहीं है। देखो ये नहीं है और है, और सत्य है और असत्य है। इसका आपको विशेष ध्यान देना है कि किसी भी क्वेश्चन के पीछे इतना टाइम नहीं लगता है। बच्चा जैसे क्वेश्चन देखा और तुरंत आंसर करता है, और एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है ना, वो भी उस आधार पर बनाता है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन उसको लगेगा ना भाई ये नहीं है, नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट उसका फर्स्ट ऑप्शन वही रखता है। तो जैसे बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा और पूरा तो पढ़ता नहीं है और फर्स्ट के अंदर ही टिक कर देता है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है? एक ध्यान रखना है सत्य का और असत्य का, और एक ध्यान रखना है और नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वायु शरण का प्रकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? देखो बौछार शरण, उच्छलन, सतह सर्पण और निलंबन। तो कौन सा बेटा? जल्दी से कमेंट करो। अरे ऑफलाइन वाले बच्चे कमेंट करते रहो, तुमको तो पढ़ाई था ना मैंने। बताओ जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ कौन सा है। अरे बेटो इसके अंदर बताया था ना मैंने कि वायु शरण कितने प्रकार से होता है। वायु शरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। इसके प्रकार कौन से हैं? देखो पस्ट, उच्छलन, सतह सर्पण और निलंबन।
और कौन सा बेटा, निलंबन। ये तो किसके प्रकार हो गए बेटा, वायु सरण के। अब देखो तीन के अंदर से चौथा कौन सा नहीं है, अरे सर ये नहीं है, इसके अंदर कौन सा नहीं है, बोचार सरण नहीं है, तो अब आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। और ये भी पूछ ली कि बोचार सरण किसका प्रकार है, तो बोचार सरण है बेटा किसका, जल सरण का। किसका है बेटा, जल सरण का। किसका है बेटा, जल सरण का। तो अपने दाम पे कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, जल सरण की वह अवस्था जो आंखों से दिखाई नहीं देती है परंतु बहुत खतरनाक होती है, वह जल सरण की अवस्थाएं होती है। उन अवस्था के अंदर ऐसी कौन सी अवस्था होती है जो कि आंखों से दिखाई नहीं देती है लेकिन सब खतरनाक होती है। खतरनाक का मतलब यह है बेटा कि मान लो किसी भी फसल अपने खेत के अंदर मान लो उर्वरक डाला, कार्बनिक खाद डाला, पोषक तत्व है, अगर मान लो ऊपर से बारिश हुई, अगर बारिश होने से पानी भरा और पानी के साथ उर्वरक पोषक तत्व सब घुलकर एक खेत से दूसरे खेत में चले गए, उसको बोला जाता है किसान की मृत्यु, और वो सबसे खतरनाक शरण होता है। तो वो कौन सा शरण है बताओ, इसमें से नाम, रील शरण है, परत शरण है, बोचार शरण है, या फिर अवनालिका शरण है। जल शरण की वह अवस्था जो आपको से दिखाई नहीं देती है परंतु सबसे खतरनाक होती है। मैंने लिखवाया था ये और बताया भी था, अब तो समझ में आ गया होगा कौन सा है। अरे वह कौन सा है, वह है सर परसरण। कौन सा है सर, परसरण। परसरण के अंदर क्या होता है बेटा, परसरण के अंदर होता है कि अपन जो अपने पोषक तत्व कार्बनिक पदार्थ वो एक खेत से पानी के साथ घुलकर दूसरे खेत में चले जाते हैं, वो कौन सा शरण कहलाता है सर, परसरण। अगर ये पूछे तुमको कि जल शरण की अवस्था आपको से दिखाई नहीं देती परंतु सबसे खतरनाक होती है, अगर ये क्वेश्चन वो ऐसे पूछे कि मृदा की दृष्टि से सबसे खतरनाक शरण कौन सा होता है, तो मृदा की दृष्टि से सबसे खतरनाक शरण कौन सा होता है, अवनालिका। कौन सा बेटा, अवनालिका। समझे बात को, मृदा की दृष्टि से, मृदा की दृष्टि से सबसे खतरनाक शरण, और मृदा की दृष्टि से सबसे खतरनाक शरण कौन सा है, अवनालिका। रील शरण, बोचार शरण, अवनालिका, ये इसकी अवस्थाएं। देखो जल शरण की अवस्थाओं का आपके सामने एक साथ लिखो तो, अरे कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, अभी देखो अभी देखो आपके सामने पूरी जल शरण की जितनी भी अवस्थाएं है ना सबका नाम लिखता हूं। देखो जल शरण की प्रथम अवस्था होती है इसका नाम है बोचार शरण। कौन सी होती है सर, बोचार शरण। दूसरी क्या होती है सर, दूसरी होती है बेटा परत शरण। कौन सी होती है, परत शरण। तीसरी कौन सी होती है, रील शरण। चौथी कौन सी होती है सर, अवनालिका शरण। बोछार, परत, ड्रिल, अवनालिका, ये किसकी अवस्थाएं हैं सर, ये है बेटा जल शरण की अवस्थाएं हैं। किसकी अवस्थाएं, जल शरण की अवस्थाएं, जिसके अंदर से अपन पूछ रहा था अगर मृदा की दृष्टि से पूछे हो तुमको कि मृदा की दृष्टि से सबसे खतरनाक शरण कौन सा है, तो मृदा की दृष्टि से कौन सा रहेगा, अवनालिका शरण। अगर वो पूछे कि जो आपको से दिखाई नहीं देता है परंतु सबसे खतरनाक होता है, और वह कौन सा होता है बेटा, परत शरण। अपना आंसर कौन सा यहाँ राइट था, यहाँ अपना आंसर था ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूंगफली के लिए सबसे प्रसिद्ध मंडी स्थित है। अरे मंडी तो तुमको रटवा दी रे, नहीं रटवाई क्या, हर एक मंडी का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। अब इसका कमेंट में नहीं बताऊंगा, जल्दी से बता दो तुम इसका क्या नाम है, कौन सी मंडी कहां पर स्थित है, जल्दी से करो। मूंगफली के लिए प्रसिद्ध मंडी स्थित है, प्रसिद्ध मंडी स्थित है। और ये कहां पर स्थित है बेटा, ये तो स्थित अपने लूणकरण सर बीकानेर के अंदर। कहां पर स्थित है, लूणकरण सर बीकानेर के अंदर। मैंने भी बताया था, इसको एक और उपनाम दिया गया है, इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का, इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट। क्या किया जाता है बेटा, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लूणकरण सर बीकानेर को। और बीनमाल जालोर के अंदर तुमको बता दिया था, इस भूगोल की है। किसकी है बेटा, इस भूगोल की मंडी कहां पर स्थित है, इस भूगोल की मंडी स्थित अपने भीनमाल जालोर के अंदर। और रामगंज मंडी कोटा के अंदर तुमको बता दिया था मैंने, किसकी स्थित है, धनिया की। किसकी स्थित है बेटा, धनिया की। में बेटा यहाँ पर अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इन नोट्सों को नहीं उतारोगे तो इसका, क्योंकि पहले वाला तो करवा रखा है, जो अपने पहले वाला सेगमेंट है ना भी ये करवा रखा है, इससे जो आपको नया लगे क्लास के अंदर कि सर ये पहले वाली क्लास के अंदर नहीं करवाया, उसको तो आप नोट डाउन करते रहो, ताकि मैं तो यही चाहता हूं कि आपके खुद के नोट्स बनेंगे और वही काम आते हैं। देखो बेटा एग्जाम के अंदर सफल होना असफल होना ये सब बात की बातें, लेकिन पहले खुद से मेहनत तो करो, खुद के नोट्स बनाओ अच्छे से, ताकि अपना काम तो होगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा, नेक्स्ट तो अपना क्या है, लक्ष्य क्लासेस का रिजल्ट है जो कि इस बार का रहा है अपने। देखो आप सभी को पता होगा, हम डेली बताते भी हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम बीज उत्पन्न है। अरे प्रजनक द्वारा, ये पूछ रहा ब्रीडर के द्वारा, वैसे प्रजनक बीज का नाम भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है कि प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम बीज उत्पन्न है। अरे प्रजनक होता है ना जो बीज को बनाने वाला, उसको क्या बोला गया है, प्रजनक। उसके द्वारा पहले कौन सा बीज उत्पन्न किया जाएगा, तो उसके द्वारा पहले कौन सा बीज उत्पन्न किया जाएगा बेटा, मूल केंद्रक बीज। कौन सा बेटा, मूल केंद्रक बीज। और इसी को क्या बोला गया है, न्यूक्लियस सीड। कौन सा बेटा, न्यूक्लियस सीड। प्रजनक के द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला बीज कौन सा है, मूल केंद्रक बीज। और इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस सीड। इसकी आनुवांशिक शुद्धता क्या बेटा, इसकी आनुवांशिक शुद्धता, इसकी आनुवांशिक शुद्धता। और कौन सी होती है बेटा, भौतिक शुद्धता। आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता, ये दोनों क्या होती है बेटा, ऑलवेज इज 100%। कितने परसेंट होती है बेटा, ये 100% होती है। कितने परसेंट होती है बेटा, 100%। इनमें कोई भी प्रकार का अन्य किस्म का बीज नहीं होता है, तथा इनकी जेनेटिक प्रोपर्टी क्या होती है बेटा, 100% होती है। तो अपने क्या देर का था, आधार बीज के बारे में बताया। इस पर टेक का रंग कौन सा लगा होता है, इस पर टेक का रंग होता है सफेद रंग का। आधार बीज, आधार बीज किसका जनक बीज होता है, ये होता है बेटा प्रमाणित बीज का। किसका होता है बेटा, प्रमाणित बीज का। आधार बीज को एक नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है मातृ बीज। क्या बोला जाता है बेटा, मातृ बीज। और क्या बोलते हैं इसको, मदर सीड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिख लो, इसको बोलते हैं मदर सीड। क्या बोलते हैं बेटा, मदर सीड। और ये कौन से बीज को बोला जाता है, आधार बीज को। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पंजीकृत बीज, रजिस्टर्ड सीड। भारत के अंदर उत्पादन नहीं होता है, भारत के अंदर नहीं पाया जाता है। और इस पे कौन सा रंग का टैग लगा होता है, इस पर लगा होता है बेटा बैंगनी रंग का। कौन से रंग का, बैंगनी रंग का। समझे बात को, ये था अपना आंसर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसको क्या बोला गया, मूल केंद्रक बीज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 बीजों के बार को कहते हैं। बेटा दो क्वेश्चन आता है, देखो एक तो इसको क्या, एक तो आता है इसमें ऑप्शन दे रखा है, एक देगा सीड इंडेक्स और एक देगा टेस्ट वेट। देखो अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं, पहले किसकी लेते हैं, सीड इंडेक्स की। किसकी लेते हैं बेटा, सीड इंडेक्स की। सीड इंडेक्स की। सीड इंडेक्स को क्या कहा जाता है, सीड इंडेक्स वो होता है बेटा 100 बीजों का भार। क्या होता है बेटा, 100 बीजों का भार। और 100 बीजों के भार को क्या कहा गया है, सीड इंडेक्स कहा गया है। क्या कहा गया बेटा, सीड इंडेक्स। अगर भाई पूछ ले आपको सेकंड वाला क्या दे रखा है, टेस्ट वेट। क्या दे रखा है बेटा, टेस्ट वेट। और टेस्ट वेट क्या होता है, टेस्ट वेट होता है सर, क्या होता है बेटा बताओ जल्दी से, टेस्ट वेट क्या होता है, टेस्ट वेट तो होता है सर 1000 बीजों का भार। क्या होता है सर, 1000 बीजों का भार। और 1000 बीजों के भार को क्या कहा गया है, टेस्ट वेट। क्या कहा है बेटा, टेस्ट वेट। अपने टेस्ट वेट में अलग अलग बार अलग अलग फसल का होता है। जैसे आपसे पूछ ले कि धान का टेस्ट वेट कितना होता है, तो धान का टेस्ट वेट कितना होता है बेटा, कितना होता है धान का टेस्ट वेट, धान का टेस्ट वेट होता है 24 ग्राम। कितने ग्राम होता है बेटा, 24 ग्राम। गेहूं का पूछ ले तो गेहूं का कितना होता है बेटा, गेहूं का आता है 40 ग्राम। गेहूं सा का पूछ ले कितना होता है 2 ग्राम। उसी प्रकार से भी फसलों किस्मों का क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, टेस्ट वेट होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 100 बीजों के बाद को क्या कहते हैं, 100 बीजों के बाद को कहते हैं बेटा सीड इंडेक्स। क्या कहते हैं, सीड इंडेक्स। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक कौन सा नहीं है। अरे इसका ध्यान रखना, नहीं है और है। मैं फिर भी बता रहा था कि कोई भी शब्द के पीछे आपको दो चीजें मेंशन करनी है, एक तो कौन सा सत्य है या असत्य है, और लास्ट में देख सकता है या नहीं है। तो उस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें क्या दे रखा है कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक कौन सा है। तो कौन सा है जो प्राकृतिक कारक है, जल्दी से बताओ। ऑफलाइन वाले बच्चों को मैंने बताया था कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला कृत्रिम कारक भी होते हैं और प्राकृतिक कारक भी होते हैं। उन सभी का नाम लिखा है। तो इनमें से पूछ रहे कि प्राकृतिक कारक कौन सा है, तो प्राकृतिक कारक कौन सा बेटा इसमें से बताओ जल्दी से, प्राकृतिक कारक कौन सा नहीं है। अरे यहाँ पर भी तो देखो बच्चों, यहाँ पर भी तो देखो, मैंने इसको अंडरलाइन इसीलिए किया है कि मृदा उर्वरता प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक कौन सा नहीं है। इसका मतलब कौन सा पूछ रहा है, ये कृत्रिम पूछ रहा है बेटा। और कृत्रिम कौन सा हो जाएगा, जलाक्रांति। कौन सा हो जाएगा बेटा, जलाक्रांति। ये कौन सा कारक है बेटा, यह है कृत्रिम कारक। कौन सा कारक,
कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारक कौन सा है? जलाक्रांत। और कौन से है? और ये सब कौन से कारक है बेटा? प्राकृतिक। कौन से कारक है? प्राकृतिक। प्राकृतिक और कृत्रिम। इसके अंदर और ऐड कर सकते हो तुम, करती हो गया, मृदा हो गया, पेत्र पदार्थ हो गया, इसके अंदर और कर दो मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा। मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा, ये भी कौन सा कारक है? ये भी कौन सा कारक है बेटा? ये भी कौन सा कारक है? प्राकृतिक कारक। तुम एक और ऐड कर सकते हो, मृदा अपर्दन। कौन सा ऐड कर सकते हो? मृदा अपर्दन। ये भी कौन सा कारक है? प्राकृतिक कारक। अगर तुम चाहते हो कृत्रिम कारक बताओ सर, तो कृत्रिम कारक में आ जाएगा मृदा पीएच। कौन सा जाएगा? मृदा पीएच। मृदा पीएच के साथ में एक और चीज लाओ, तो लिख लो मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। ये सब कौन से कारक है? ये अपने कारक है बेटा कृत्रिम कारक। और ये कौन से हैं? प्राकृतिक कारक। तो अपने यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मृदा उत्पादकता को मापा जाता है। किसको पूछ रहा है बेटा? मृदा उत्पादकता। दो होते हैं, एक तो होता है मृदा उर्वरता, दूसरा क्या होता है? मृदा उत्पादकता। मृदा उर्वरता वह होता है जो किसी फसल को कितनी क्षमता से पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता, तो क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता। और मृदा उत्पादकता क्या होती है? प्रति हेक्टेयर के अंदर कितनी उपज हो रही है, जो अपने फसल कटाई के बाद में जो उपज प्राप्त होती है उसको तो क्या कहा गया है? मृदा उत्पादकता। और मृदा उर्वरता वह होती है जो खेत के अंदर पहले से उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उनकी कितनी क्षमता होती है, वो क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता कहलाती है। तो ये क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से मृदा उत्पादकता को मापा जाता है। और किसके अंदर मापा जाता है? ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट है उनको मैंने बताया था कि मृदा उर्वरता क्या होती है और मृदा उत्पादकता क्या होती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर कि मृदा उत्पादकता को मापा जाता है। और वो किसमें मापा जाता है बेटा? देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या करा? प्रति हेक्टेयर उपज के अंदर। दूसरा क्या करा है? आई रुपयों के अंदर या हेक्टेयर उपज के अंदर। ए व बी दोनों या मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा। तो किसके अंदर मापा जाता है? देखो बेटा इसके मैंने बताया था दो के अंदर। एक तो किसमें मापा जाता है? प्रति हेक्टेयर उपज के अंदर। और एक किसके अंदर मापा जाता है? आई रुपयों के अंदर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर सी। तो मृदा उत्पादकता को मापा जाता है किसमें मापा जाता है? प्रति हेक्टेयर उपज के अंदर या ए व बी दोनों के अंदर। तो इसका ऑप्शन कौन जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ये थी अपनी बेटा आज की क्लास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को लेने के लिए। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये क्लास बहुत उपयोगी रही होगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक देखते रहिए लक्ष्य क्लासेस चैनल को और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।